हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत थर्मोडायनामिक्स सेकंड में एनोट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पर आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि जो परिवर्तन स्थिर ताप पर हो, यानी कि कोई भी भौतिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, कांस्टेंट समतापी परिवर्तन जितने हैं, जिसमें कि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसका ताप स्थिर रहता है, यानी कि ये एक प्रकार का आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। और किसी भी समतापी परिवर्तन के लिए टी का मान स्थिर हो जाएगा, अतः इसे हम समाकलन चिन्ह के बाहर किया जा सकता है। और उस स्थिति में समीकरण डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये टी स्थिर हो गया तो इसको हम समाकलन चिन्ह से बाहर कर सकते हैं। तो समीकरण जो है ये इस रूप में हमें प्राप्त होगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अर्थात किसी भी समतापी परिवर्तन के लिए उसके उष एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऊष्मा की उस मात्रा से परिकलित किया जा सकता है जो तंत्र के उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हो, यानी कि उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन जो है वो जरूरी है। स्मरण रहे कि तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय उसका ताप स्थिर रहता है। जैसे जब ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो गलनांक पर परिवर्तन होता है और उस समय पर ताप स्थिर रहता है, या द्रव को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है तो उस समय पर भी वाष्प में परिवर्तित करने के लिए क्वथनांक को एक टेम्परेचर है वो जिस पर कि ताप ताप जो है द्रव से वाष्प में परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता है, और वो जो ताप स्थिर रहता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि एक तंत्र में द्रव और वाष्प अवस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में है। यदि यह साम्य एक वायुमंडलीय दाब पर है तो तंत्र का ताप उसके क्वथनांक के टीबी के बराबर होगा। यहाँ पर मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है जिसमें कि कोई गैस भरी हुई है या कोई द्रव भरा हुआ है। तो जो वाष्प के साथ साम्य में है, इस सिलेंडर में एक मुक्त पिस्टन लगा हुआ है। इस पर इतना वजन, ये जो पिस्टन है ये लगा हुआ है, इस पर इतना वजन रखा हुआ है कि तंत्र का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, यानी कि यहाँ पर ये द्रव है सिलेंडर में और ये जो है वाष्प के साथ इक्विलिब्रियम में है, और इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन को बता रहा है। तो ये पिस्टन जो है तंत्र का दाब एक इतना वजन रखते हैं कि वायुमंडलीय दाब एक के बराबर हो। इस सिलेंडर को हम एक ऐसे ऊष्मा कुंड में रखते हैं जिसका ताप द्रव के क्वथनांक के बराबर हो, यानी कि द्रव का जो अंदर भरा हुआ है उसके क्वथनांक के बराबर इस बाहर जो इसमें जो ऊष्मा कुंड में रखते हैं। चित्र ए में यदि ऊष्मा कुंड के ताप में अनंत सूक्ष्म वृद्धि की जाए, यानी इस टेम्परेचर, इससे ये जो ऊष्मा कुंड है इसके टेम्परेचर में अनंत सूक्ष्म वृद्धि की जाए तो ऊष्मा की कुछ मात्रा इस सिलेंडर में चली जाएगी, और सिलेंडर में ऊष्मा के आते ही द्रव का कुछ भाग वाष्प में बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि समान मात्रा में द्रव की तुलना में
उसकी वाष्प का आयतन बहुत अधिक होता है और इस प्रक्रम में दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसा कि चित्र बी में बताया गया है, अर्थात कुछ धनात्मक कार्य संपन्न होगा। यदि ऊष्मा कुंड के ताप में अनंत सूक्ष्म कमी कर दी जाए तो बनी हुई वाष्प संघनित हो जाएगी और सिलेंडर का पिस्टन अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। अर्थात प्रथम प्रक्रम में जितना धनात्मक कार्य होगा, इस प्रक्रम दूसरे प्रक्रम में उतना ही ऋणात्मक कार्य नष्ट हो जाता है और तंत्र परिपार्श्विक दोनों ही अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। इस प्रकार एक छोटा सा उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम संपन्न हुआ और इस प्रक्रम में संपन्न होने में अगर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यू रिवर्सिबल है, क्योंकि यह प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न हुआ है, अतः क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच। अतः क्वथनांक बिंदु पर यानी बॉइलिंग पॉइंट टीबी पर किसी द्रव के वाष्पीकरण के लिए एनोट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस वेपर इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन टीबी से बताते हैं। इसी तरीके से किसी ठोस के गलनांक बिंदु पर यानी मेल्टिंग पॉइंट पर उस ठोस के गलन के एनोट्रोपी परिवर्तन को हम बिल्कुल सेम इक्वेशन से बता सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम। एम जो है ठोस का मेल्टिंग पॉइंट है, यह है, यानी डेल्टा एच फ्यूजन ठोस के गलनांक बिंदु पर गलन की ऊष्मा का मान है। तो उपरोक्त दोनों समीकरणों में हम किसी भी तंत्र के लिए स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए को निम्न संबंध द्वारा बता सकते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी सी। यहाँ पर या हम ये कहें कि मान लीजिए इसको हम ये कहें कि अगर ये परिवर्तन एक किस जो है एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन है, टी साम्य ताप है और डेल्टा एच इस अवस्था में परिवर्तन या संक्रमण के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि संक्रमण ताप पर कोई भी यदि कोई ठोस एक क्रिस्टलीय रूप से, जैसे सल्फर है, उसका कि दो रूप हैं, विषम लंबाक्ष गंधक और एक नताक्ष रूप। तो दोनों ही क्रिस्टलीय रूप हैं। तो एक क्रिस्टलीय रूप से दूसरे क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित होता है, तो उस ठोस की एक मोल मात्रा के लिए एनोट्रोपी परिवर्तन जो है डेल्टा एस जो है बराबर डेल्टा एच अपॉन, इसको हम यहाँ पर जो डेल्टा टी है इसको हम डेल्टा एच टी और इसको भी हम टी टी से बताएं तो एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगी, यानी ये पदार्थ की मोलर संक्रमण ऊष्मा है। यानी कि चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल लें, यानी एक मोल पदार्थ की के लिए गलन की ऊष्मा या गलन मतलब गलनांक बिंदु किसके लिए, एक मोल पदार्थ के लिए, इसी तरीके से एक मोल द्रव के लिए हम निकालेंगे। तो इस तरीके से एक मोल ठोस पदार्थ का गलनांक ये जो निकाली जाती है, ये एक मोल पदार्थ के लिए निकाली जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम जब अवस्था परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन स्थिर ताप पर होते हैं, इसलिए इन्हें हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं। यानी कि अवस्था परिवर्तन के साथ साथ एनोट्रोपी में जो चेंज आएगा तो वो समतापीय प्रक्रम पर होगा। अब है ट्रूटोन का नियम। कई द्रवों के लिए वाष्पीकरण की एनोट्रोपी का मान लगभग समान होता है, यानी कि हम ये कहें कि सामान्य क्वथनांक पर अधिकांश द्रवों के लिए मोलर वाष्पन एनोट्रोपी का मान लगभग समान होता है, जो कि लगभग 90 जूल केल्विन -1 मोल -1 होता है। यहाँ पर
ये जो वेपोराइजेशन है डेल्टा एस इक्वल टू 90 जूल केल्विन -1 मोल -1 है। और यह समीकरण जो है, ये जो समीकरण है, ये ट्रूटोन का नियम है। जो द्रव इस नियम का पालन करते हैं उनके लिए समीकरण दी जा सकती है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 जूल केल्विन -1 मोल -1 इंटू टीबी। तो यहाँ पर किसी भी द्रव का अगर हमें क्वथनांक ज्ञात है तो उक्त समीकरण की सहायता से उस द्रव के लिए वाष्पीकरण की ऊष्मा का मान परिकलित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रूटोन की जो नियम है का जो नियम है उसकी कुछ सीमाएं हैं, और जिसके अनुसार ट्रूटोन के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे ये नियम उन द्रवों पर लागू नहीं होगा जिसमें एसोसिएशन या संगुणन होता है, जैसे जल है, अल्कोहल है, एमीन्स है, यानी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। और यह नियम उन द्रवों पर भी लागू नहीं होता जिनका क्वथनांक 150 केल्विन या उससे कम हो। तो ऐसा कोई सामान्य नियम ठोसों के गलनांक बिंदु पर उनकी गलन ऊष्माओं के लिए नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में ऐसे ठोस जिनके अवयव परमाणुवीय कण हों, जैसे धात्विक क्रिस्टल, तो उनके लिए गलन की एंट्रोपी का मान R से 4R तक के बीच में होता है। अतः ऐसे ठोस जिनके अवयव बहुत बड़े बड़े हों, उदाहरणतः लंबी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, तो उस स्थिति में भी गलन की एंट्रोपी का मान लगभग 15R तक हो सकता है। तो ये जो है प्लूटोन के नियम का की सीमाएं हैं कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, क्वथनांक 150 केल्विन या उससे कम होना चाहिए। कम हो तो उन पर भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये नियम जो है गलनांक बिंदु पर उनकी गलन ऊष्माओं के लिए नहीं है, केवल जो है क्वथनांक पर जो है के लिए ही है, द्रवों के क्वथनांक के लिए है। और उस स्थिति में ऐसे ठोस जिनके के अवयव परमाणुवीय कण हों, जैसे धात्विक क्रिस्टल, तो उनके लिए गलन की एंट्रोपी का मान 4 से 4R तक होता है। लेकिन जैसे बड़े बड़े अणु हों, तो लंबी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, तो उस स्थिति में गलन की एंट्रोपी का मान 15R तक हो सकता है। अब है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन। यानी कि हमने ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है, यानी कि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के बाद में तंत्र अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, और जब तंत्र जो है एक ही दिशा में चलता है, वो वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आता, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। मान लीजिए आदर्श गैस के n मोल हैं और उनका V1 से V2 आयतन तक समतापी प्रसरण हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर भी स्थिर है। तो उस स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना इस प्रकार से की जा सकती है, जैसे ताप स्थिर है, अतः निकाय की ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा ई जो है आंतरिक ऊर्जा जो है ताप का फलन होती है, ताप स्थिर है तो डेल्टा ई भी 0 होगा। अतः प्रथम नियम से Q इक्वल टू W। अतः एंट्रोपी परिवर्तन किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T इक्वल टू nRT अपॉन T log V2 अपॉन V1 इक्वल टू NR log V2 अपॉन V1, और Q रिवर्सिबल इक्वल टू nRT log V2 अपॉन V1 होता है। क्योंकि तंत्र जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है उतनी ही ऊष्मा परिपार्श्विक खो देगा, क्योंकि तंत्र जो तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, तो वो जो हीट मतलब परिपार्श्विक से ही अपनी हीट को अवशोषित कर पाता है। तो यहाँ पर परिपार्श्विक के लिए एनोट्रोपी परिवर्तन जो है, चूँकि यहाँ पर ऊष्मा में कमी हो रही है, तो इसलिए डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू -Q रिवर्सिबल अपॉन T।
अतः कुल परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तनों का योग होगा। यानी डेल्टा डेल्टा एंट्रोपी में जो कुल परिवर्तन है वो तंत्र की एनोट्रोपी में परिवर्तन और सराउंडिंग की एनोट्रोपी में परिवर्तन, यानी ये जो है व्यक्तिगत परिवर्तन हुए तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो Q रिवर्सिबल अपॉन T माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T बराबर 0 के होगा। अतः गैस की उत्क्रमणीय समतापी प्रसरण में निकाय और उसके परिपार्श्विक की संयुक्त एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। इस प्रकार निकाय और परिपार्श्विक साम्य में होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में। अब अगर मान लीजिए कि समान निकाय में स्थिर ताप T पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से समान अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इस स्थिति में निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में किए गए कार्य से कम होगा और अवशोषित ऊष्मा क्यू रिवर्सिबल से कम होगी। चूँकि एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है और निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि समान होगी, चाहे परिवर्तन उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय ढंग से हो। परंतु चूँकि डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, परंतु अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में दौरान किया गया कार्य कम होता है, इसलिए निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान भी कम होगा और माना कि यह क्यू इरिवर्सिबल के बराबर है। अतः परिपार्श्विक द्वारा खोई गई ऊष्मा भी क्यू रिवर्सिबल से कम होगी। जब किया गया कार्य जो है अवशोषित की गई ऊष्मा द्वारा होता है क्यू, तो यहाँ पर किया गया कार्य भी कम होगा और अवशोषित ऊष्मा का मान भी कम होगा, यानी क्यू रिवर्सिबल से कम होगा। अतः परिपार्श्विक के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ पर जो चेंज है, तो हम टोटल जो चेंज है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो चूँकि क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू रिवर्सिबल, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज ग्रेटर देन क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय और उसके परिपार्श्विक की संयुक्त एंट्रोपी में परिवर्तन जो है एंट्रोपी में संयुक्त एंट्रोपी में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर समीकरण 3.26 और ये वाली समीकरण ये बराबर 0 आ रहा है टोटल, और जबकि इसकी केस में ये जो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय और परिपार्श्विक की संयुक्त एनोट्रोपी में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 3.2 और 3.7 को मिलाने पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करता है, जबकि बड़े होने का निशान जो है अनुत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करता है। जैसा कि एंट्रोपी परिवर्तन के पदों में हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय और परिपार्श्विक की संयुक्त एनोट्रोपी स्थिर रहती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय और परिपार्श्विक की संयुक्त एनोट्रोपी बढ़ती है। क्योंकि प्रकृति में सभी प्रक्रम स्वतः स्फूर्त और अनुत्क्रमणीय होते हैं, अतः ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जा रही है। यह भी द्वितीय नियम का है एक कथन है। तो क्लाउसियस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों को मिलाकर निम्नलिखित कथन का प्रतिपादन किया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है, जबकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जा रही है। अब है स्टैंडर्ड एंट्रोपी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर
एक मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी को पदार्थ की मानक एंट्रोपी कहा जाता है। इसे S0 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। और विभिन्न पदार्थों की मानक एंट्रोपी के मान ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से ज्ञात किए जा सकता है। अब है क्लाउसियस असमानता, क्लाउसियस इनइक्वेलिटी। एनोट्रोपी परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यह एक समानता समीकरण है और उत्क्रमणीयता पर आधारित है, लेकिन समस्त स्वतः और प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, जबकि ये जो समीकरण है ऊपर वाली, ये तंत्र की ऊष्माधारिता पर आधारित है और समानता समीकरण है। तो यहाँ पर किसी भी धातु की जैसे हम जो प्रकृति में होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं वो स्पॉन्टेनियस और अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो चूँकि किसी धातु की छड़ का यदि एक सिरा ठंडा और एक सिरा गर्म हो तो स्वतः ही कुछ समय बाद पूरी छड़ का ताप समान हो जाएगा। इस प्रकार के प्रक्रम को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं और इस प्रवृत्ति को स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। स्वतः प्रक्रम एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। क्योंकि कोई छड़ समान रूप से दोनों सिरों पर बराबर ताप वाली हो तो स्वतः ही उसका एक सिरा गर्म और एक सिरा ठंडा नहीं हो सकता। और प्रकृति में सारे प्रक्रम स्वतः ही संपन्न होते हैं। जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं और बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते लगते हैं। तो हम किसी भी विधि से पेड़ से गिरा हुआ पीला हरा पत्ता करके वापस पेड़ पर नहीं लगा जा सकते। अतः समस्त प्राकृतिक और वास्तविक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और अनुत्क्रमणीयता को क्लाउसियस की असमानता समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों दिशाओं में होते हैं, वे सदैव साम्य में होते हैं और तंत्र अपनी साम्य अवस्था में अनंत सूक्ष्म समय के लिए हट सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। और साम्यावस्था वाले समस्त प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं और ये प्रक्रम आदर्श प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम उन परिस्थितियों या शर्तों का विवेचन करेंगे जो किसी भी प्रक्रम के लिए स्वतः परिवर्तित अथवा साम्य को निर्धारित करती है। एनोट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। जब कोई भी परिवर्तन स्वतः परिवर्तित है अथवा साम्य में है तो ये जानने के लिए कि तंत्र में एनोट्रोपी परिवर्तन या ऊष्मा का परिवहन किस प्रकार से हो रहा है। तो साम्य के लिए सबसे आवश्यक शर्त उत्क्रमणीयता है। यदि प्रक्रम उत्क्रमणीय होगा तो अनंत सूक्ष्म समय के लिए यदि वह साम्य से हटता भी है तो प्रक्रम की उत्क्रमणीयता के कारण वापस अपनी अवस्था में लौट आएगा। और किसी भी प्रक्रम की उत्क्रमणीयता की शर्त को एनोट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा के आधार पर दर्शाया जा सकता है। तो ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो समीकरण जो है यहाँ पर ऊपर हमने स्मॉल क्यू लिया है काम में, यहाँ पर कैपिटल क्यू है। तो समीकरण जो है रिवर्सिबिलिटी को दर्शाती है। दूसरी ओर स्वतः परिवर्तितता की आवश्यक शर्त है इरिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की शर्त को क्लाउसियस की असमानता के आधार पर निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी हमने ऊपर पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq अपॉन टी। तो यहाँ पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वास्तविक प्रक्रम परिवर्तन अथवा प्राकृतिक परिवर्तन अथवा स्वतः परिवर्तित परिवर्तन होते हैं और असमानता की परिस्थिति स्वतः परिवर्तितता की आवश्यक शर्त है।
इसलिए इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको मिलाने पर डी एस इक्वल टू लेस देन और ग्रेट इक्वल टू ds is equal to less than डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू का मान समीकरण पे डी क्यू का मान इससे इस समीकरण में रखेंगे तो टी डी एस इक्वल लेस देन या TDS is greater than or equal to du plus del w। तो यहाँ पर माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस टी डी एस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। तो उपरोक्त समय में इस समीकरण में वर्णित पद डी डब्ल्यू में डेल्टा डब्ल्यू में ऊष्मागति में वर्णित समस्त कार्य, दाब आयतन कार्य व अन्य कार्य सम्मिलित है। तो समीकरण जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें किसी भी परिवर्तन के दौरान तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन डी यू, आयतन परिवर्तन डी वी और एंडोट्रॉपी परिवर्तन डी एस और कार्य की मात्रा डी डब्ल्यू के मानों के आधार पर तंत्र की साम्यावस्था अथवा स्वतः परिवर्तिता की शर्त को दर्शाता है। तो उपरोक्त समीकरण यदि समानता के चिन्ह के अनुरूप हो तो प्रक्रम साम्यावस्था में है, और यदि नहीं हो तो प्रक्रम उपरोक्त समीकरण यदि समानता चिन्ह इक्वल के अनुरूप हो तो प्रक्रम साम्य अवस्था में है, और यदि यह असमानता यानी ग्रेटर देन है के अनुरूप हो तो स्वतः परिवर्तित होगा। तो तंत्र स्वतः परिवर्तित होगा। अब है तापीय साम्य की शर्तें, कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तंत्र की उस अवस्था को तापीय साम्य की अवस्था कहते हैं जब तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप एक समान होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड तंत्र से ऊष्मा और पदार्थ दोनों में से किसी का भी परिपार्श्विक के साथ आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस तरीके से एक विलकित तंत्र के लिए डी यू, कई जगह पर यू की जगह पर ई भी यूज किया हुआ है, तो डी यू इक्वल टू जीरो, डी डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो डी डेल क्यू बराबर भी जीरो होता है। अतः एक विलगित तंत्र के लिए समीकरण 75 का स्वरूप निम्न प्रकार हो जाएगा, डी एस इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। तो और हम जानते हैं कि एक आइसोलेटेड तंत्र की एंट्रोपी का मान केवल बढ़ सकता है और साम्य अवस्था में यह उच्चतम होता है, अर्थात इसका उच्चतम मान 0 होना चाहिए, क्योंकि साम्य अवस्था में डी एस बराबर जीरो होता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में ये बराबर जीरो होता है। हम यह भी जानते हैं कि साम्य अवस्था में तंत्र का ताप सब तरफ समान होना चाहिए। माना कि एक विलगित तंत्र को दो भागों एल्फा और बीटा में विभक्त कर दें, और यदि एल्फा से कुछ ऊष्मा की मात्रा क्षेत्र बी में चली जाए तो डी एस ए इक्वल टू माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल एल्फा इक्वल टू डेल एस बी प्लस डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी वी टी बीटा, अल्फा और बीटा में तो टी बीटा, यानी इसके लिए जो टेम्परेचर है वो टी अल्फा और इसके लिए टी बीटा है। तो डी एस इक्वल टू डी एस अल्फा प्लस डी एस बीटा इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल 1 अपॉन टी बीटा माइनस
1/T अल्फा। यदि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः परिवर्तित हो, अर्थात समीकरण 76 के अनुसार यदि ds इज ग्रेटर देन 0 है तो Q रिवर्सिबल 1/T बीटा माइनस 1/T अल्फा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर डेल्टा Q रिवर्सिबल धनात्मक मात्रा है, अतः 1/T बीटा माइनस 1/T अल्फा ग्रेटर देन 0, अथवा T अल्फा ग्रेटर देन T बीटा। अतः ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः होगा। इसके विपरीत साम्य अवस्था भी में ds इक्वल टू 0 होता है, तो उस स्थिति में 1/Tv माइनस 1/T अल्फा इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में ये बराबर 0 अथवा T अल्फा माइनस T बीटा, अर्थात साम्यावस्था में T अल्फा व T बीटा क्षेत्र का ताप समान होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसी भी तंत्र के तापीय साम्यावस्था की आवश्यक शर्त यह है कि उसके प्रत्येक भाग का ताप एक समान हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।